नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का शुरुआत कर रहा हूं। ये सेशन कक्षा 8 का है। कक्षा 8 पाठ 6 है, भारत यातायात व्यापार एवं संचार। कक्षा 8 पाठ 6 भारत यातायात व्यापार एवं संचार। पुस्तक का नाम है, किताब नाम है पृथ्वी और हमारा जीवन। प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे। तो कक्षा 8 पाठ 6 भारत यातायात व्यापार एवं संचार से जितने बहुविकल्पी प्रश्न बन सकते थे कि इन बहुविकल्पी प्रश्नों के द्वारा आपको पाठ अच्छी तरह सरल तरीके से कंठस्थ कराया जा सके, उतने बहुविकल्पी प्रश्नों को इसमें समाहित किया हूँ। बहुविकल्पी प्रश्नों का सहारा लेकर जो बड़े बड़े उत्तर हैं, बड़ा पाठ है, उनको तोड़ तोड़ कर बहुविकल्पी प्रश्न बनाया गया है और इन बहुविकल्पी प्रश्नों के द्वारा पाठ को कंठस्थ कराने का प्रयास किया गया है। तो चलिए अब बहुविकल्पी प्रश्नों को शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न है, जिन साधनों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक व्यक्ति व वस्तुओं का आवागमन होता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन साधनों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक व्यक्ति व वस्तुओं का आवागमन होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो स्थल मार्ग के साधन कहते हैं, या जल मार्ग के साधन कहते हैं, या वायु मार्ग के साधन कहते हैं, या यातायात के साधन कहते हैं। प्रश्न नंबर 1, जिन साधनों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक व्यक्ति व वस्तुओं का आवागमन होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं यातायात के साधन। प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 2 पे आ जाएं। जो साधन जमीन पर चलते हैं उन्हें किस मार्ग के साधन कहा जाता है? जो साधन जमीन पर चलते हैं उन्हें किस मार्ग के साधन कहा जाता है? ऑप्शन ए वायु मार्ग के साधन, ऑप्शन बी जल मार्ग के साधन, ऑप्शन सी स्थल मार्ग के साधन, ऑप्शन डी यातायात के साधन। प्रश्न नंबर 2, जो साधन जमीन पर चलते हैं उन्हें किस मार्ग के साधन कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है स्थल मार्ग के साधन। प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 3 पे आ जाएं। धरातल पर आने जाने के रास्तों को क्या कहते हैं? धरातल पर आने जाने के रास्तों को क्या कहते हैं? स्थल मार्ग कहते हैं, जल मार्ग कहते हैं, वायु मार्ग कहते हैं, या समुद्री मार्ग कहते हैं। प्रश्न नंबर 3, धरातल पर आने जाने के रास्तों को क्या कहते हैं? तो धरातल पर आने जाने के रास्तों को कहते हैं स्थल मार्ग। प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 4 पे आ जाएं। सड़क परिवहन एवं रेल मार्ग को किस मार्ग के अंतर्गत रखा जाता है? सड़क परिवहन एवं रेल मार्ग को किस मार्ग के अंतर्गत रखा जाता है? तो जल मार्ग, या स्थल मार्ग, या समुद्री मार्ग, या वायु मार्ग। तो सड़क परिवहन एवं रेल मार्ग को किस मार्ग के अंतर्गत रखा जाता है? तो स्थल मार्ग के
अंतर्गत। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 5 पे आ जाएं। नागरिकों की सुविधा के लिए सरकार द्वारा सड़कों के विकास पर जोर दिया गया है। नागरिकों की सुविधा के लिए सरकार द्वारा सड़कों के विकास पर जोर दिया गया है। इसके लिए सड़कों को कई वर्गों में बांटा गया है। इसके लिए सड़कों को कई वर्गों में बांटा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? प्रश्न नंबर 5, नागरिकों की सुविधा के लिए सरकार द्वारा सड़कों के विकास पर जोर दिया गया है। इसके लिए सड़कों को कई वर्गों में बांटा गया। निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग, एक्सप्रेसवे या राजमार्ग नहीं शामिल, या प्रमुख जिला सड़कें नहीं शामिल हैं, या अन्य जिला सड़कें नहीं शामिल हैं, या ग्रामीण सड़कें नहीं शामिल, या रेल परिवहन नहीं शामिल है। नागरिकों की सुविधा के लिए सरकार द्वारा सड़कों के विकास पर जोर दिया गया है। इसके लिए सड़कों को कई वर्गों में बांटा गया है। तो इसमें से कौन शामिल नहीं है? तो शामिल नहीं है रेल परिवहन। प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन एफ सही उत्तर होगा, पर आप इन पांचों के बारे में भी समझ लें। सड़क परिवहन में राष्ट्रीय राजमार्ग यानी एक्सप्रेस वे है, राजमार्ग है, प्रमुख जिला सड़कें हैं इसके अंतर्गत, अन्य जिला सड़कें हैं इसके अंतर्गत, एवं ग्रामीण सड़कें इसके अंतर्गत हैं। शामिल नहीं है तो शामिल नहीं है रेल परिवहन। तो प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन एफ सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 6 पे आ जाएं। ग्रांड ट्रंक रोड जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था? ग्रांड ट्रंक रोड जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया, अकबर ने करवाया, अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया, या शेर शाह सूरी ने? ग्रांड ट्रंक रोड जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने, अकबर ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, या शेर शाह सूरी ने? तो ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाने वाले थे शेर शाह सूरी। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 6 पे आ जाएं। शेर शाह सूरी ने किस राजमार्ग का निर्माण करवाया था? शेर शाह सूरी ने किस राजमार्ग का निर्माण करवाया था? कोलकाता से पेशावर तक शाही राजमार्ग, कोलकाता से पेशावर तक शाही राजमार्ग, या दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई को जोड़ते हुए स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग, या उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम गलियारा, या पूर्व पश्चिम गलियारा असम के सिलचर से गुजरात के पोरबंदर तक। प्रश्न नंबर 6, शेर शाह सूरी ने किस राजमार्ग का निर्माण करवाया था? कोलकाता से पेशावर तक शाही राजमार्ग, या ऑप्शन बी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई को जोड़ते हुए स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग, या ऑप्शन सी उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम गलियारा, या ऑप्शन डी पूर्व पश्चिम गलियारा असम के सिलचर से गुजरात के पोरबंदर तक। तो प्रश्न नंबर 6 का शेर शाह सूरी ने किस राजमार्ग का निर्माण करवाया? तो ये निर्माण करवाए थे ऑप्शन ए कोलकाता से पेशावर तक शाही राजमार्ग। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 8 नहीं, 7 नहीं 8 है। देखिए भाई 8 2 बार है तो वहाँ पे आप सही कर लेंगे। वर्तमान समय में भारत में रेल मार्गों की कुल लंबाई लगभग कितने किलोमीटर है? प्रश्न नंबर 8, वर्तमान समय में
भारत में रेल मार्गों की लंबाई, कुल लंबाई लगभग कितने किलोमीटर है? 66,687 किलोमीटर या 77,877 किलोमीटर या 88,870 किलोमीटर या 55,550 किलोमीटर। वर्तमान समय में भारत में रेल मार्गों की कुल लंबाई लगभग कितने किलोमीटर है? 66,687 किलोमीटर या 77,877 किलोमीटर या 88,870 किलोमीटर या 55,550 किलोमीटर। तो वर्तमान समय में भारत में रेल मार्गों की कुल लंबाई है 66,687 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर यहाँ भी 8 है, बीच में 7 नहीं था। तो भारत में पहली रेलगाड़ी किस सन में चली? भारत में पहली रेलगाड़ी किस सन में चली? 1843 में चली या 1845 में या 1853 में चली या 1855 में। प्रश्न नंबर 8, भारत में पहली रेलगाड़ी किस सन में चली? तो भारत में पहली रेलगाड़ी चली थी भाई 1853 में लॉर्ड डलहौजी के समय। लॉर्ड डलहौजी के समय पहली गाड़ी चली थी 1853 में। प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 9 पे आ जाएं। भारत की पहली रेलगाड़ी मुंबई से ठाणे के बीच चली, इसकी दूरी कितने किलोमीटर थी? भारत की पहली रेलगाड़ी मुंबई से ठाणे के बीच चली, इसकी दूरी कितने किलोमीटर थी? 14 किलोमीटर थी या 24 किलोमीटर थी या 34 किलोमीटर थी या 44 किलोमीटर। भारत की पहली रेलगाड़ी मुंबई से ठाणे के बीच चली, इसकी दूरी कितने किलोमीटर थी? तो इसकी दूरी 34 किलोमीटर थी। प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 10 पे आ जाएं। भारत के पश्चिमी तट पर किस दर्रे के सहारे रेल मार्ग बनाए गए हैं? प्रश्न नंबर 10, भारत के पश्चिमी तट पर किस दर्रे के सहारे रेल मार्ग बनाए गए हैं? भोर घाट दर्रे के सहारे या पाल घाट दर्रे के सहारे। यहाँ पे देखें भाई, पाल घाट 2 बार आ गया है, तो यहाँ पे हम ऑप्शन चेंज करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन चेंज करते हैं। यहाँ पे है किस दर्रे के सहारे रेल मार्ग बनाए गए हैं, तो एक ऑप्शन आप चेंज कर लें, थाल घाट। समझिए, थाल घाट। तो भोर घाट या पाल घाट या थाल घाट। तो भारत के पश्चिमी तट पर किस दर्रे के सहारे रेल मार्ग बनाए गए हैं? तो ये तीनों दर्रों के सहारे बनाए गए हैं। तो आपका प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। ये जो पाल घाट 2 बार हुआ है, इसको थाल घाट कर लेना। थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, थाल घाट के सहारे रेल मार्ग बनाए गए हैं। प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 11 पे आ जाएं। कोलकाता, दिल्ली, बेंगलोर और मुंबई महानगरों में यातायात की सुविधा के लिए
कोलकाता, दिल्ली, बेंगलोर और मुंबई महानगरों में यातायात की सुविधा के लिए जमीन के अंदर भी रेल मार्ग बनाए गए हैं। इसे क्या कहा जाता है? प्रश्न नंबर 11, कोलकाता, दिल्ली, बेंगलोर और मुंबई महानगरों में यातायात की सुविधा के लिए जमीन के अंदर भी रेल मार्ग बनाए गए हैं। इसे क्या कहा जाता है? आंतरिक रेल मार्ग या दर्रे रेल मार्ग या मेट्रो रेल मार्ग या भूमि रेल मार्ग। तो प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मेट्रो रेल मार्ग। प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन सी सही उत्तर है। सर ये गाइड हमारी है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 12, भारत की बड़ी नवीनतम रेल मार्ग परियोजना कौन सी है? भारत की बड़ी नवीनतम रेल मार्ग परियोजना कौन सी है? कुंकण रेलवे है या चंपाकारा रेलवे है या कोल्लम कोटापुरम रेलवे है या हल्दिया रेलवे। प्रश्न नंबर 12, भारत की बड़ी नवीनतम रेल मार्ग परियोजना कौन सी है? कोंकण रेलवे, चंपाकारा रेलवे, कोल्लम कोट्टा रेलवे या हल्दिया रेलवे। तो प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कोंकण रेलवे। प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 13 पे आ जाएं। कोंकण रेलवे कहां से कहां तक जाता है? कोंकण रेलवे कहां से कहां तक जाता है? प्रश्न नंबर 13 देखें। कोंकण रेलवे कहां से कहां तक जाता है? तो ऑप्शन ए, महाराष्ट्र के रोहा नामक स्थान से, महाराष्ट्र के रोहा नामक स्थान से गोवा होते हुए कर्नाटक के मंगलोर स्थान तक जाता है। अगला देखें, प्रयागराज से होते हुए कोलकाता तक जाता है। प्रयागराज से होते हुए कोलकाता तक जाता है। फिर ऑप्शन सी देखें, महाराष्ट्र से आंध्र प्रदेश होते हुए पश्चिम बंगाल तक जाता है। फिर अगला ऑप्शन देखें, असम से होते हुए केरल तक जाता है। असम से होते हुए केरल तक जाता है। तो प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर होगा, प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र के रोहा नामक स्थान से होते हुए कर्नाटक के मंगलोर स्थान तक जाता है कोंकण रेलवे। प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखते हैं भाई। प्रश्न नंबर 14, भारत के प्रमुख राष्ट्रीय जल मार्गों में से कौन सही नहीं है? भारत के प्रमुख राष्ट्रीय जल मार्गों में से कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन ए देखें, गंगा नदी पर प्रयागराज व हल्दिया के बीच 1620 किलोमीटर लंबा राजमार्ग, या आगे देखें बी ऑप्शन, ब्रह्मपुत्र नदी पर सादिया से धुबरी के बीच 891 किलोमीटर लंबा राजमार्ग जलमार्ग, या ऑप्शन सी, केरल में चंपाकारा तथा उद्योग मंडल नहरों सहित पश्चिमी घाट के कोल्लम कोट्टापुरम खंड
204 किलोमीटर लंबा मार्ग। या ऑप्शन डी काकीनाडा पुडुचेरी नहर स्टेज के साथ गोदावरी कृष्णा नदी का विशेष विस्तार 295 किलोमीटर। या ऑप्शन ई पूर्वी तटीय नहर ब्रह्मणी महानदी 623 किलोमीटर। या ऑप्शन एफ कोलकाता से पेशावर तक शाही राजमार्ग 2200 किलोमीटर लंबा मार्ग। प्रश्न नंबर 14, भारत के प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्गों में से कौन सही नहीं है? तो भारत के प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्गों में पहले ये देख लें कौन सा सही है। तो ऑप्शन ए देखें, गंगा नदी पर प्रयागराज व हल्दिया के बीच 1620 किलोमीटर लंबा मार्ग सही है। ब्रह्मपुत्र नदी पर सादिया से धुबरी के बीच 891 किलोमीटर लंबा मार्ग सही है। ऑप्शन सी केरल में चंपाकारा तथा उद्योग मंडल नहरों सहित पश्चिमी तट के कोल्लम कोट्टापुरम खंड 204 किलोमीटर लंबा मार्ग। ऑप्शन डी काकीनाडा पुडुचेरी नहर स्टेज के साथ गोदावरी कृष्णा नदी का विशेष विस्तार 295 किलोमीटर ये भी सही है। ऑप्शन ई पूर्वी तटीय नहर ब्रह्मणी महानदी 623 किलोमीटर ये भी सही है। ऑप्शन एफ देखें, कोलकाता से पेशावर तक राजमार्ग 2200 किलोमीटर लंबा मार्ग ये भाई सड़क मार्ग है, ये सड़क मार्ग है, यही ऑप्शन सही नहीं है और यही ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन एफ सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 14, हमारे देश का लगभग कितने प्रतिशत विदेशी व्यापार समुद्र मार्ग से होता है? हमारे देश का लगभग कितने प्रतिशत विदेशी व्यापार समुद्री मार्ग द्वारा होता है? 95% समुद्री मार्ग द्वारा व्यापार होता है, या विदेशी व्यापार समुद्री मार्ग द्वारा 85% होता है, या 75% होता है, या 65% व्यापार समुद्री मार्ग द्वारा होता है। तो प्रश्न नंबर 14, हमारे देश का लगभग कितने प्रतिशत विदेशी व्यापार समुद्री मार्ग द्वारा होता है? तो समुद्री मार्ग द्वारा होता है 95%। प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 15, समुद्र तट का वह स्थान जहाँ पर पानी के जहाज आकर खड़े होते हैं। समुद्र तट का वह स्थान जहाँ पर पानी के जहाज आकर खड़े होते हैं और यात्री व माल उतारते चढ़ाते हैं, और यात्री माल उतारते चढ़ाते हैं, क्या कहलाता है? प्रश्न नंबर 15, समुद्र तट का वह स्थान जहाँ पर पानी के जहाज आकर खड़े होते हैं और यात्री व माल उतारते चढ़ाते हैं, तो पत्तन कहते हैं, बंदरगाह कहते हैं, दोनों कहते हैं, या दोनों ऑप्शन गलत हैं। तो प्रश्न नंबर 15, समुद्र तट का वह स्थान जहाँ पर पानी के जहाज आकर खड़े होते हैं और यात्री व माल उतारते चढ़ाते हैं, क्या कहलाता है? तो पत्तन कहलाता है और बंदरगाह कहलाता है। तो आपका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों कहते हैं। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 16, वह स्थान जहां हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर उतरते हैं या उड़ान भरते हैं, क्या कहलाते हैं? प्रश्न नंबर 16, वह स्थान जहां हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर
उतरते हैं और उड़ान भरते हैं क्या कहलाते हैं? हवाई अड्डा कहलाते हैं, अड्डा कहलाते हैं, रुकने का स्थान कहलाते हैं या आवागमन का स्थान कहलाते हैं। वह स्थान जहां हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर उतरते हैं या उड़ान भरते हैं तो ये स्थान कहलाता है हवाई अड्डा। प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 16 भी यहाँ भी है, नंबरिंग में मिस्टेक है, नंबरिंग सही करके पढ़ेंगे और सेशन को 2 बार देखें, 2 बार में ही याद हो जाएगा। बाद में नोटबुक में भी लिख लें, अच्छा रहेगा आपके लिए। प्रश्न नंबर 16, निम्न में से भारत के कौन से बड़े पत्तन हैं? निम्न में से भारत के कौन से बड़े पत्तन हैं? मुंबई, कोलकाता, हल्दिया, पारादीप है या तोतीकोरन, मार्गांव, कांडला है या न्यू मंगलोर, कोच्चि, नावासेवा, जवाहरलाल नेहरू है या ऑप्शन डी विशाखापट्टनम, चेन्नई, एन्नोर है या उपर्युक्त सभी भारत के पत्तन हैं। तो प्रश्न नंबर 16, निम्न में से भारत के कौन से बड़े पत्तन हैं? तो ऑप्शन आपका ए भी सही है, ये भी सही, ऑप्शन बी सही, ऑप्शन सी सही, ऑप्शन डी सही। तो आपका उत्तर होगा उपर्युक्त सभी भारत के पत्तन हैं। प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 17 पे आ जाएं। हवाई जहाज एवं हेलीकॉप्टर आसमान में जिस रास्ते पर उड़ते हैं उसे क्या कहा जाता है? प्रश्न नंबर 17, हवाई जहाज एवं हेलीकॉप्टर आसमान में जिस रास्ते पर उड़ते हैं उसे क्या कहा जाता है? वायु मार्ग कहा जाता है, हवाई मार्ग कहा जाता है, जल मार्ग कहा जाता है या वायु पत्तन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 17, हवाई जहाज एवं हेलीकॉप्टर आसमान में जिस रास्ते पर उड़ते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है वायु मार्ग। प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। यहाँ भी प्रश्न नंबर 17 है पर प्रश्न अलग है। भारत में हवाई जहाज की प्रथम उड़ान कब हुई? भारत में हवाई जहाज की प्रथम उड़ान कब हुई? 1911 में, 1913 में, 1915 में या 1917 में? भारत में हवाई जहाज की प्रथम उड़ान कब हुई? तो भारत में हवाई जहाज की प्रथम उड़ान होती है 1911 में। प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 18 पे आ जाएं। भारत में हवाई जहाज प्रथम उड़ान कहाँ से कहाँ के मध्य थी? भारत में हवाई जहाज प्रथम उड़ान कहाँ से कहाँ के मध्य थी? तो इलाहाबाद प्रयागराज से नैनी के मध्य या कानपुर से अयोध्या के मध्य या मद्रास से बेंगलुरु के मध्य या पटना से भोपाल के मध्य। प्रश्न नंबर 18, भारत में हवाई जहाज प्रथम उड़ान कहाँ से कहाँ के मध्य थी? तो ये थी इलाहाबाद, जिसका आधुनिक नाम प्रयागराज हो गया है। इलाहाबाद या प्रयागराज से नैनी के मध्य भारत में हवाई जहाज की प्रथम उड़ान उड़ी कब? 1911 में। तो प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 19 पे आ जाएं। जहां से हवाई जहाज विदेश के लिए उड़ते हैं उस स्थान को क्या कहा जाता है? प्रश्न नंबर 19, जहां से हवाई जहाज विदेश के लिए उड़ते हैं उस स्थान को क्या कहा जाता है? घरेलू हवाई अड्डा, हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या वायु मार्ग। प्रश्न नंबर 19, जहां से हवाई जहाज विदेश के लिए उड़ते हैं उस स्थान को क्या कहा जाता है?
तो उस स्थान को कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 20 पे आ जाएं। देश के अंदर हवाई यात्रा जिस स्थान से की जाती है उसे क्या कहा जाता है? देश के अंदर हवाई यात्रा जिस स्थान से की जाती है उसे क्या कहा जाता है? हवाई अड्डा कहा जाता है, या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहा जाता है, या घरेलू हवाई अड्डा कहा जाता है, या वायुमार्ग कहा जाता है? प्रश्न नंबर 20। देश के अंदर हवाई यात्रा जिस स्थान से की जाती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है घरेलू हवाई अड्डा। प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 21 पे आ जाएं। निम्न में से भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कौन से हैं? निम्न में से भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कौन से हैं? तो नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, लखनऊ, वाराणसी, बेंगलोर। यानी कि 2 दिल्ली, मुंबई 2, कोलकाता चेन्नई 2, 4 लखनऊ, वाराणसी, बेंगलोर को भी इसमें शामिल कर लें 7। इसमें 7 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे दिए गए हैं। तो ये सभी सही हैं। ये जितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे इस प्रश्न में दिए हैं सभी सही हैं। तो प्रश्न नंबर 21 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। सभी प्रमुख भारत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 22। वस्तुओं और सेवाओं के खरीदने व बेचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वस्तुओं और सेवाओं के खरीदने व बेचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आयात कहते हैं, निर्यात कहते हैं, व्यापार कहते हैं, या विदेशी व्यापार कहते हैं? तो प्रश्न नंबर 22। वस्तुओं और सेवाओं के खरीदने व बेचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं व्यापार। प्रश्न नंबर 22 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 23 पे आ जाएं। जब हमारा देश अपनी आवश्यकता की कोई वस्तु जब हमारा देश अपनी आवश्यकता की कोई वस्तु किसी दूसरे देश से खरीदता है, खरीदना है या खरीदता है, तो उसे क्या कहते हैं? जब हमारा देश अपनी आवश्यकता की कोई वस्तु किसी दूसरे देश से खरीदता है तो उसे क्या कहते हैं? व्यापार कहते हैं, आयात कहते हैं, निर्यात कहते हैं, या भारत का देशी व्यापार। तो उसको क्या कहेंगे? जब हमारा देश अपनी आवश्यकता के लिए किसी या कोई वस्तु किसी दूसरे देश से खरीदता है या मंगाता है तो उसे क्या कहेंगे? यानी आयात करता है। प्रश्न नंबर 23 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 24। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। अपने देश में आवश्यकता से अधिक पैदा हुई या बनी हुई वस्तु को जब किसी दूसरे देश में बेचा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? प्रश्न नंबर 24। अपने देश में आवश्यकता से अधिक पैदा हुई या बनी हुई वस्तु को जब किसी दूसरे देश में बेचा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? आयात कहते हैं, व्यापार कहते हैं, निर्यात कहते हैं, या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं? तो प्रश्न नंबर 24 का सही उत्तर होगा उसे निर्यात कहते हैं। प्रश्न नंबर 24 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 25 पे आ जाएं। देश की सीमा के भीतर आवश्यकता अनुसार
वस्तुओं की खरीद बेच करना क्या कहलाता है? देश की सीमा के भीतर आवश्यकता अनुसार वस्तुओं की खरीद बेच करना क्या कहलाता है? विदेशी व्यापार कहलाता है, देशी व्यापार कहलाता है, आयात कहलाता है या निर्यात कहलाता है? तो प्रश्न नंबर 25 का सही उत्तर होगा, जब देश की सीमा के भीतर आवश्यकता अनुसार वस्तुओं की खरीद बेच करना रहता है, खरीद बेच की जाती है, तो उसे कहा जाता है देशी व्यापार। प्रश्न नंबर 25 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 25 दो हैं पर प्रश्न अलग हैं। दो देशों के बीच व्यापार क्या कहलाता है? दो देशों के बीच व्यापार क्या कहलाता है? आंतरिक व्यापार कहलाता है, राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है या विदेशी व्यापार कहलाता है? प्रश्न नंबर 25 दो देशों के बीच व्यापार क्या कहलाता है? तो दो देशों के बीच होने वाले व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। प्रश्न नंबर 25 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 27 पे आ जाएं। भारत में डाक प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? भारत में डाक प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन देखते हैं। 1666 में, 1766 में, 1866 में, ये है भाई ऑप्शन डी देखिए 1966 में, 1966 में। प्रश्न नंबर 27 भारत में डाक प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? 1666 में, 1766 में, 1866 में या 1966 में? तो भारत में डाक प्रणाली की शुरुआत हुई थी 1766 में। प्रश्न नंबर 27 का ऑप्शन भी सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 27 है पर प्रश्न अलग है। आप अपने दोस्त या रिश्तेदार के पास बिना गए या बिना किसी को उन तक भेजे कोई सूचना या जानकारी देने व विचारों का आदान प्रदान करने के लिए जिन साधनों का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहा जाता है? प्रश्न नंबर 27 आप अपने दोस्त या रिश्तेदार के पास बिना गए या बिना किसी को उन तक भेजे कोई सूचना या जानकारी देने व विचारों का आदान प्रदान करने के लिए जिन साधनों का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहा जाता है? मोबाइल साधन, टेलीफोन साधन, कॉन्फ्रेंसिंग साधन या संचार साधन? तो यहाँ पे आपको चारों ऑप्शन पढ़ने पर समझने पे लग रहा होगा कि चारों ऑप्शन सही हैं, पर ऊपर के तीनों ऑप्शन डी के ही उपवर्ग हैं, यानी ऑप्शन डी संचार साधन के अंतर्गत ऊपर के तीनों आ जाते हैं। तो प्रश्न नंबर 27 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 28 हम लोग टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन का प्रयोग भी बातचीत के लिए करते हैं, इस व्यवस्था को क्या कहते हैं? हम लोग टेलीफोन या मोबाइल फ़ोन का प्रयोग भी करते हैं, बातचीत के लिए करते हैं, इस व्यवस्था को क्या कहते हैं? दूर संचार व्यवस्था या दूर संचार साधन, वायुयान साधन, डाक तार साधन या पोस्ट ऑफिस साधन? प्रश्न नंबर 28 हम लोग टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन का प्रयोग भी करते हैं, किसके लिए? बातचीत के लिए। इस व्यवस्था को क्या कहते हैं? तो इस व्यवस्था कहते हैं दूर संचार साधन। प्रश्न नंबर 28 का ऑप्शन ए
सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 29 पे आ जाएं। एशिया में दूर संचार साधन में पहले स्थान पर कौन सा देश है? एशिया में दूर संचार साधन में पहले स्थान पर कौन सा देश है? चीन है या पाकिस्तान या बांग्लादेश या भारत? प्रश्न नंबर 29। एशिया में दूर संचार साधन में पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो पहले स्थान पर एशिया में दूर संचार साधन में पहले स्थान पर भारत है, यानी प्रश्न नंबर 29 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 30 पे आ जाएं। किस साधन द्वारा हम किसी दूर बैठे व्यक्ति से ऐसी बात कर सकते हैं जैसे हम दोनों व्यक्ति आमने सामने बैठे हों? प्रश्न नंबर 30। किस साधन द्वारा हम किसी दूर बैठे व्यक्ति से ऐसी बात कर सकते हैं जैसे हम दोनों व्यक्ति आमने सामने बैठे हों? तो टेली कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा या उपयुक्त दोनों के द्वारा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किस साधन के द्वारा हम ऐसी बातें कर सकते हैं? टेली कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। तो आपका उत्तर क्या सही होगा? ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों के द्वारा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 31 है। आजकल संचार को और अधिक तीव्रगामी एवं भेजे गए सिग्नलों की गुणवत्ता को शुद्ध बनाए रखने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जा रहा है? प्रश्न नंबर 31। आजकल संचार को और अधिक तीव्रगामी एवं भेजे गए सिग्नलों की गुणवत्ता को शुद्ध बनाए रखने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जा रहा है? ऑप्टिकल फाइबर, कॉल और सिग्नल, कंप्यूटर और टेप रिकॉर्डर। तो प्रश्न नंबर 31 का सही उत्तर होगा ऑप्टिकल फाइबर। प्रश्न नंबर 31 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। प्रश्न नंबर 32 पे आ जाएं। किसकी सहायता से एक कंप्यूटर द्वारा भेजे गए संदेश को संसार के किसी भी भाग में स्थित नेटवर्क से जुड़े किसी भी कंप्यूटर पर प्राप्त किया जा सकता है? प्रश्न नंबर 32। किसकी सहायता से एक कंप्यूटर द्वारा भेजे गए संदेश को संसार के किसी भी भाग में स्थित नेटवर्क से जुड़े किसी भी कंप्यूटर पर प्राप्त किया जा सकता है? तो फैक्स मशीन द्वारा या कंप्यूटर द्वारा या रेडियो द्वारा या इंटरनेट द्वारा। तो प्रश्न नंबर 32। किसकी सहायता से एक कंप्यूटर द्वारा भेजे गए संदेश को संसार के किसी भी भाग में स्थित नेटवर्क से जुड़े किसी भी कंप्यूटर पर प्राप्त किया जा सकता है? तो वो प्राप्त किया जा सकता है इंटरनेट की सहायता से। प्रश्न नंबर 32 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 33। भारतीय क्रिकेट टीम ने विदेशों में कैसा मैच खेला? हम किसकी सहायता से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं? देख सकते हैं 8 का। भारतीय क्रिकेट टीम ने विदेशों में कैसा मैच खेला? हम किसकी सहायता से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या देख सकते हैं? तो टेलीविज़न की सहायता से, इंटरनेट की सहायता से या उपयुक्त दोनों की सहायता से या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो
प्रश्न नंबर 33 का सही उत्तर होगा टेलीविज़न की सहायता से, इंटरनेट की सहायता से। तो ऑप्शन सी यानी उपर्युक्त दोनों की सहायता से। तो प्रश्न नंबर 33 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। चलिए भाई, ये अब आपकी पाठ्य पुस्तक में जो अभ्यास दिया गया है उस अभ्यास का भी यहाँ पे हल कराया जा रहा है। पाठ को सरल शब्दों में सरलता के साथ, शीघ्रता के साथ, अच्छी तरह आपको पाठ कंठस्थ हो, इसके लिए बहुविकल्पी प्रश्नों का सहारा लिया जा रहा है। अब आपकी पाठ्य पुस्तक में जो अभ्यास दिया गया है उसका भी हल आपके पास भेजा जा रहा है। तो अभ्यास में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। तो उत्तर देख, प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न, यातायात के साधनों की उपयोगिता लिखिए। यातायात के साधनों की उपयोगिता लिखिए। आधुनिक युग अंतरराष्ट्रीय संपर्क का युग है। चलिए भाई, प्रश्न की व्याख्या हो रही है, समझिए। आधुनिक युग अंतरराष्ट्रीय संपर्क का युग है। दूसरी उपयोगिता क्या है? पहली उपयोगिता आपने देखा, आधुनिक युग अंतरराष्ट्रीय संपर्क का युग है। दूसरी क्या है? यातायात के साधन जितने सुलभ होंगे विकास उतनी तेजी से होगा। यातायात के साधन जितने सुलभ होंगे विकास उतनी तेजी से होगा। ऑप्शन सी, यातायात के साधनों द्वारा आयात निर्यात सुलभ होता है। यातायात के साधनों द्वारा आयात निर्यात सुलभ होता है। चौथा उपयोगिता क्या है? चौथी, यातायात के साधनों द्वारा सेना को और देश को शक्तिशाली बनाया जाता है। यातायात के साधनों द्वारा सेना को और देश को शक्तिशाली बनाया जाता है। पांचवी उपयोगिता देखें, यातायात के साधनों द्वारा बिखरे गांव को शहरों से जोड़ा जाता है। यातायात के साधनों द्वारा बिखरे गांव को शहरों से जोड़ा जाता है। छठवीं उपयोगिता देखें, यातायात के साधनों के विकास से राष्ट्र समृद्ध और शक्तिशाली बनता है। यातायात के साधनों के विकास से राष्ट्र समृद्ध और शक्तिशाली बनता है। तो पहले प्रश्न की व्याख्या देखें भाई। आप दूसरा प्रश्न देखें, व्यापार से आप क्या समझते हैं? व्यापार से आप क्या समझते हैं? तो वस्तुओं के खरीदने और बेचने की प्रक्रिया को व्यापार कहते हैं। व्यापार से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर है वस्तुओं के खरीदने और बेचने की प्रक्रिया को व्यापार कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारत का अधिकतर विदेशी व्यापार समुद्री मार्गों द्वारा होता है, क्यों? 8 मिनट का, 1 घंटे का। भारत का अधिकतर विदेशी व्यापार समुद्री मार्गों द्वारा होता है, क्यों? तो देखिए, भारत का विदेशी व्यापार जल यातायात द्वारा होता है। क्यों भाई? ये सुविधाजनक और सस्ता पड़ता है। प्रश्न सी, भारत का अधिकतर विदेशी व्यापार समुद्री मार्गों द्वारा होता है, क्यों? तो भारत का विदेशी व्यापार जल यातायात यानी समुद्री मार्गों द्वारा होता है, क्योंकि ये सुविधाजनक और सस्ता पड़ता है। प्रश्न डी, वायु परिवहन की उपयोगिता बताइए। वायु
परिवहन की उपयोगिता बताएं। उत्तर देखें, वायु परिवहन यातायात की सबसे तेज गति का साधन है, इसलिए समय की बचत होती है। वायु परिवहन की उपयोगिता बताइए। तो वायु परिवहन यातायात की सबसे तेज गति का साधन है, इसलिए समय की बचत होती है। प्रश्न ई देखें, भारत का विदेशी व्यापार मुख्य रूप से किन साधनों द्वारा होता है? भारत का विदेशी व्यापार मुख्य रूप से किन साधनों द्वारा होता है? तो भारत का विदेशी व्यापार स्थल मार्ग, वायु मार्ग, जल मार्ग यानी तीनों साधनों द्वारा होता है। प्रश्न नंबर ई का उत्तर है भारत का विदेशी व्यापार स्थल मार्ग, वायु मार्ग, जल मार्ग यानी तीनों साधनों द्वारा होता है। प्रश्न नंबर एफ पे देखें, देश की प्रगति के लिए आयात निर्यात दोनों आवश्यक है, क्यों? देश की प्रगति के लिए आयात निर्यात दोनों आवश्यक है, क्यों? तो किसी भी देश में जिस वस्तु की कमी होती है, किसी भी देश में जिस वस्तु की कमी होती है उसका आयात कर लिया जाता है। किसी भी देश में जिस वस्तु की कमी होती है उसका आयात कर लिया जाता है, और जिस वस्तु की अधिकता होती है उसका निर्यात किया जाता है। इससे देश का विकास होता है। चलते हैं भाई अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर जी, संचार के साधनों की उपयोगिता लिखिए। संचार के साधनों की उपयोगिता लिखिए। तो उत्तर देखें, संचार के साधनों द्वारा हम पूरे विश्व की जानकारी घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। संचार के साधनों द्वारा हम पूरे विश्व की जानकारी घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। टेलीविज़न द्वारा हमारा मनोरंजन होता है। टेलीविज़न द्वारा हमारा मनोरंजन होता है। टेली कॉन्फ्रेंसिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा हम बहुत दूर बैठे किसी व्यक्ति से इस प्रकार बात कर लेते हैं जैसे वह हमारे सामने बैठा हो। टेलीविज़न द्वारा हमारा मनोरंजन होता है। टेली कॉन्फ्रेंसिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा हम बहुत दूर बैठे किसी व्यक्ति से इस प्रकार बात कर लेते हैं जैसे वह हमारे सामने बैठा हो। इस प्रकार हम कह सकते हैं संचार के विभिन्न साधनों का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। चलिए भाई अगला प्रश्न देखें। दूसरा प्रश्न, सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाइए। सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाइए। तो प्रश्न ए है, रेल मार्ग व सड़क मार्ग बनाना सस्ता सरल है। सस्ता और सरल है। प्रश्न है, रेल मार्ग व सड़क मार्ग बनाना सस्ता और सरल है पठारों पर, पहाड़ों पर या मैदानों पर। तो रेल मार्ग और सड़क मार्ग बनाना सस्ता और सरल है मैदानों पर। प्रश्न नंबर ए का उत्तर तीसरा सही होगा। प्रश्न नंबर बी देखें, सबसे तेज चलने वाला यातायात का साधन है रेल, हवाई जहाज या बस। सबसे तेज चलने वाला यातायात का साधन है रेल, हवाई जहाज या बस। तो सबसे तेज चलने वाला यातायात का साधन है हवाई जहाज। प्रश्न नंबर बी का ऑप्शन 2 सही उत्तर होगा। तीसरा देखें,
पाकिस्तान जाने के लिए सबसे उपयुक्त बंदरगाह कौन सा है? पाकिस्तान जाने के लिए सबसे उपयुक्त बंदरगाह कौन सा है? कोच्चि है, कांडला है या पारादीप है? पाकिस्तान जाने के लिए सबसे उपयुक्त बंदरगाह कोच्चि, कांडला या पारादीप? तो पाकिस्तान जाने के लिए सबसे उपयुक्त बंदरगाह है कांडला। प्रश्न नंबर सी का ऑप्शन 2 सही उत्तर होगा। फिर अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर डी, 2 या 2 से अधिक देशों के बीच के व्यापार को दर्शाता है। ऑप्शन डी, 2 या 2 से अधिक देशों के बीच के व्यापार को दर्शाता है। आंतरिक व्यापार, बाहरी व्यापार या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार? तो 2 या 2 से अधिक देशों के बीच के व्यापार को बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, यानी तीसरा सही होगा। तीसरा सही होगा भाई, तीसरा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन संचार का साधन नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन संचार का साधन नहीं है? टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, या हेलीकॉप्टर या इंटरनेट? तो संचार का साधन पूछ रहा, तो संचार का साधन हेलीकॉप्टर नहीं है, यानी प्रश्न नंबर ई का सही उत्तर होगा दूसरा, ऑप्शन दूसरा, हेलीकॉप्टर। तो चलिए भाई ये सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर अगले सेशन में फिर मिलेंगे। इसमें आपको ये पाठ बहुविकल्पी प्रश्नों का सहारा लेकर सरल और सीधा, सरल और अच्छी तरह से अच्छे शब्दों में कंठस्थ कराने का प्रयास किया गया है, और आपकी पाठ्य पुस्तक में जो अभ्यास दिया गया है उसका भी हल आपके पास भेजा जा रहा है। अब हम अगले सेशन में मिलेंगे। धन्यवाद।